हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम यहां पर रिवीजन करेंगे अपने चैप्टर्स का। अपने चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, अब हम उन चैप्टर्स के रिवीजन करेंगे, उनके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन से आपके पूरे जो टॉपिक हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम यहाँ पर जो चैप्टर देखेंगे वो आपका है चैप्टर नंबर 6, जिसमें आप बात करेंगे टिश्यू के बारे में, यानी कि ऊतकों के बारे में हम बात करेंगे। देखेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में, एनिमल टिश्यू के बारे में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो आपने अच्छे से समझा है टिश्यू के बारे में, ऊतकों के बारे में, क्या होते हैं ऊतक। अगर आपसे पूछा जाए कि ऊतक क्या होते हैं, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आए हैं सेल के बारे में, कोशिका के बारे में। सबसे पहले आपने कोशिका के बारे में क्या समझा है, क्या है कोशिका। आपने कहा शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। क्या है, आपके शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक। दो शब्द इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेफिनेशन में दोनों शब्द इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कोशिका क्या है, शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अब आपने कहा कि संरचनात्मक क्या होती है और क्रियात्मक क्या होती है, दो शब्दों को हम ध्यान देंगे। आपने कहा कि जो कोशिका होती है वो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। दो शब्दों पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहले बात करेंगे संरचनात्मक की। क्या होता है संरचनात्मक? संरचना यानी कि स्ट्रक्चर, ठीक है। आपकी बॉडी जो बनी हुई है वो कोशिकाओं से मिलकर के बनी हुई है। जैसे कि आपने कहा कि कोई भी चीज है, यहाँ पर हम एग्जाम्पल देते हैं घर का, कि आपका जो घर है वो ईंट करके, एक ईंट के ऊपर जब तो आपने दूसरी ईंट रखी, इस प्रकार से पूरी बिल्डिंग वहां पर खड़ी हो जाती है। तो एक ईंट वहां पर क्या है, आपने कहा इकाई है। इकाई का मतलब ये होता है कि अगर हम अपनी बॉडी को देखें और अगर अलग अलग पार्ट्स में हम उन्हें देखें, तो आपने कहा कि आपके पास सबसे छोटी वो इकाई आएगी जिसकी आप और ज्यादा क्या करेंगे, और ज्यादा आप विभाजित नहीं कर पाएंगे। यानी कि आपने कहा कि जो जीवन है वो किस में पाया जाता है। हमने कहा कि अगर आप बॉडी के बारे में बात करते हैं, हमने कहा हमारा पूरा शरीर है जो कि आपके किससे मिलके बना है, अंग तंत्र से मिलकर के बना है, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना है। आपने कहा ऑर्गन सिस्टम फिर किस चीज से मिलकर के बना है, हमने कहा ऑर्गन से मिलकर बना है। फिर आपने कहा ऑर्गन किस चीज से मिलकर बना है, हमने कहा टिश्यू से मिलकर बना है। हमने कहा टिश्यू किस चीज से मिलकर बने हैं, हमने कहा कोशिका यानी कि सेल से मिलकर के बने हैं। अब जो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, ये जो कोशिका है वो क्या होती है, लिविंग होती है। यानी कि हम अगर बात करें सिर्फ एक कोशिका के बारे में, तो कोशिका में जीवन पाया जाता है, क्योंकि आपने बात की है एक कोशिकीय जीवों के बारे में, ऐसे जीव जिनमें सिर्फ एक ही कोशिका पाई जाती है। तो आपने कहा कि संरचना के बेस पे हम क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ कोशिका ही क्या है, सबसे छोटी इकाई है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, जैसे आप कोई भी चीज बनाते हैं तो आप देखते हैं वो चीज किस किस चीज से मिलकर के बनी है। एट लास्ट आपके पास सबसे छोटा जो पार्टिकल आता है जिसके आप पीस नहीं कर सकते हैं, आप कहेंगे कि ये क्या है, इसकी इकाई है। जैसे कि आपने चौक का एग्जांपल लिया होगा, ठीक है। आपने कहा आपने चौक के पीस की और आपने इतने बारीक पीस किए, तो सबसे छोटा वो पार्ट आपके पास आएगा जिसके आप और पार्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपने कहा ये क्या है, इकाई है। इकाई का मतलब होता है वो सबसे छोटी यूनिट जिससे वो चीज मिली, वो चीज बनी हुई है। जैसे कि आपने कहा हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर में जो सबसे छोटी इकाई है वो है कोशिका। कोशिकाओं से आपका शरीर बना हुआ है। अब हमने कहा, आपके पास क्वेश्चन आते कि जब हमने बात की कोशिका की, तो आपने कहा ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। ये आपका क्या है, साइटोप्लाज्म है। आपने कहा यहाँ पर क्या है, कुछ ऑर्गेनेलीज भी होंगे, इस प्रकार से ऑर्गेनेलीज भी होंगी। ये सारे क्या है, ऑर्गेनेलीज हैं। जैसे कि आपने कहा ये है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है गोल्जी एपेरेटस, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर हमने कहा कि हम अपनी बॉडी को ये देख रहे थे, सबसे छोटी यूनिट हम उसे कहते हैं जिसे हम और पार्ट में डिवाइड नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कोशिका को देखें तो हमने कहा कोशिका में भी तो बहुत सारे पार्ट पाए जाते हैं, यानी कि कोशिका से भी छोटी कोई चीज होती है क्या। हमने कहा देखिए, अगर हम बात करें किसकी, हम बात करें जीवन की, तो हमने कहा ये जो कोशिका है आपकी, इसमें जीवन पाया जाता है। लेकिन आपने अगर इस कोशिका के और छोटे पार्ट में डिवाइड किया, तो आप सिर्फ बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की, और कुछ नहीं, सिर्फ न्यूक्लियस है। या सिर्फ आप बात कर रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की,
तो यहाँ पर जीवन नहीं पाया जाएगा। ठीक है, ये पूरी सेल इन सबको मिला करके आपके पास क्या आती है, लिविंग सेल आती है, जीवित कोशिका आती है। ठीक है, क्योंकि हम जीवन की इकाई की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, जीवन की इकाई की बात कर रहे हैं। जीवन की वो सबसे छोटी यूनिट जिससे आपका शरीर मिलकर के बना है और जो लिविंग है, जो जीवित है। ठीक है, तो आपने कहा कि ये पूरी जो सेल है इसमें सारे जो कोशिकाएं होंगे, बॉडी यहाँ पे सेल के अंदर जो भी पार्ट्स होंगे वो सब मिलकर के एक जीवित कोशिका को बनाते हैं, लिविंग सेल को बनाते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें कि आपने कहा एक माइटोकॉन्ड्रिया को आपने निकाल लिया सेल से, आपने कहा सिर्फ आप गोल्गी अपैरेटस की बात कर रहे हैं, सिर्फ केंद्रक की बात कर रहे हैं, सिर्फ कोशिका द्रव की बात कर रहे हैं, तो अगर आपने इन्हें अलग अलग कर लिया है उसके बाद आपकी कोशिका लिविंग नहीं कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद इस सेल का कोई भी अस्तित्व नहीं होगा और इसमें जीवन नहीं पाया जाएगा। तो आपको जीवन की सबसे छोटी यूनिट बतानी है। ठीक है, आपने कहा कोशिका ही वो सबसे छोटी यूनिट है जिससे मिल करके क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी जीव का शरीर बनता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात कि कोशिका क्या है, क्योंकि कोशिका से ही हमारे शरीर का निर्माण हो रहा है। तो हमने कहा संरचनात्मक इकाई है। अब हमने कहा क्रियात्मक क्या होती है, आपने कहा स्ट्रक्चरल तो हम समझ गए, तो फंक्शनल यूनिट क्यों कह रहे हैं, फंक्शनल यूनिट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपकी बॉडी में जो भी प्रोसेस हो रही है वो सेलुलर लेवल पे हो रही है, कोशिकीय स्तर पर हो रही है। आपने कहा यहाँ पर पाचन हो रहा है, आपने कहा यहाँ पर रेस्पिरेशन हो रहा है, तो ये सारी जो प्रोसेस हो रही है आपने कहा ये कोशिकीय स्तर पर हो रही है, इसीलिए हमने कहा क्रियात्मक इकाई भी है। ठीक है, ये तो बात हुई कोशिका की। अब आपने कहा ऊतक क्या होते हैं। अब क्या होता है, जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या कर लेती हैं, कुछ समूह बना लेती है, ग्रुप बना लेती हैं। जैसे कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप बनाते हैं अपना, ठीक है, आप क्या बनाते हैं, अपने ग्रुप्स बनाते हैं और आपके अलग अलग बैच होते हैं, तो वो ग्रुप आप बना लेते हैं। तो जैसे कि आपके स्कूल में कोई फंक्शन होता है उसमें आप ग्रुप बना लेते हैं कि एक ग्रुप है ये डांस करेगा, ये एक ग्रुप है ये क्या करेगा, यहाँ पे म्यूजिक से रिलेटेड कोई चीज है, एक तीसरा ग्रुप है वो यहाँ पर प्ले आपको करके दिखाएगा। तो यहाँ पर ग्रुप में क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, आपने कहा 4 हैं या 8 हैं, जितने भी बच्चे हैं, तो वो 4 या 8 बच्चे जो कि एक ग्रुप में हैं वो सब मिल करके एक एक्ट को करेंगे। अगर उन्हें डांस परफॉर्मेंस करनी है तो सारे बच्चे डांस ही कर रहे हैं वहां पर। ठीक है, आपने कहा अगर उन्हें प्ले करना है तो सारे बच्चे जो ग्रुप के बच्चे होंगे वो प्ले कर रहे हैं। ऐसे ही क्या होता है, जो कोशिकाएं होती हैं वो भी अपना समूह बनाती हैं। तो आपने कहा कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। ठीक है, क्या बात की आपने, आपने कहा कि जो कोशिकाओं का समूह है, कोशिका जो सेल्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा ये एक सेल है, तो यहाँ पर जो सेल्स हैं वो क्या आ गई हैं, ग्रुप बना लिया है। फिर यहाँ पर कुछ सेल्स आ गई हैं, इन्होंने क्या कर लिया है, यहाँ पर ग्रुप बना लिया है। ठीक है, अब आपने कहा ये एक ग्रुप बना है, तो आपने कहा कि ये क्या है, एक ऊतक है। ये एक ग्रुप बना है तो आपने कहा ये ऊतक है। लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, ये कोशिकाओं का जो समूह है, ये सब मिल करके एक पर्टिकुलर कार्य करेंगे, विशिष्ट कार्य करेंगे, यानी कि सारे मिल करके काम कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा ये जो कोशिकाएं हैं इनका काम यहाँ पर क्या है, परिवहन करना है। यानी कि आपने कहा ये ऊतक है और इसमें जितनी भी कोशिकाएं यहाँ पर हैं इन सब का काम क्या है, परिवहन करना है। ठीक है, तो ये सारी ही कोशिकाएं परिवहन करेंगी। हो सकता है कि उसमें क्या हो, अलग अलग स्टेप हो, एक कार्य है तो कार्य को करने के अलग अलग स्टेप होते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर अलग अलग स्टेप हो, लेकिन जो उनका कार्य है वो सारी जो सेल्स हैं वो एक ही काम को यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। उन्हें आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं ऊतक। ठीक है, अब आप इन्हीं ऊतकों के बारे में बात करेंगे कि जो पादप होते हैं, पादप में किस प्रकार के ऊतक आपने पढ़े हैं। ठीक है, उनका कार्य आपने पढ़ा है। फिर आपने कहा जो एनिमल होते हैं यानी कि जो जंतु होते हैं उनमें भी आपने ऊतकों की बात की है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे पूछा जाए, आपने कहा कि अगर हमारी बॉडी में किसी एक ऊतक का नाम बताए, तो अगर आप तरल ऊतक की बात करेंगे, आपने कहा ब्लड। ठीक है, ब्लड है। अब जो ब्लड है उसका कार्य क्या है, परिवहन करना है उसका कार्य। ठीक है, परिवहन है, और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे कि आपने मसल्स के बारे में बात की है, तो आपने अलग अलग प्रकार के टिश्यू पढ़े हैं, जैसे कि आपने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात की है। तो ये क्या होते हैं, बहुत सारी सेल से मिलकर के बने होते हैं जिनका कार्य क्या होता है, विशिष्ट होता है।
अब हम यहाँ पर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो आप जानते हैं जो ऊतक होते हैं वो आपके दो प्रकार के आप पढ़ते हैं, कौन कौन से होते हैं? आपने कहा पादप ऊतक और आपने कहा जंतु ऊतक। ठीक है, पादप ऊतक होते हैं और जंतु ऊतक होते हैं, दोनों के ही क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो हमारे पास आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास आया है, आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज डेड सेल्स। आपको कुछ ऊतकों के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि आपके पास आया है पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, आपके पास ऑप्शन आए हैं और पूछा गया है कि इनमें से निम्नलिखित में से किस ऊतक में मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब देखिए, मृत कोशिकाएं भी क्या बनाती हैं, यहाँ पे ऊतकों का निर्माण कर रही हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, जो आपके पास ऑप्शन आए हैं उनके बारे में देख लेंगे। आपने कहा कि आपके पास दो प्रकार के ऊतक आते हैं, कौन कौन से आते हैं? अगर हमने ऊतकों की बात की, आपने टिश्यू की बात की, आपने कहा टिश्यू आपके पास दो प्रकार के आते हैं, प्लांट और एनिमल। ठीक है, प्लांट और एनिमल। अब आपको ये देखना है कि चार ऑप्शन आपके पास आए हैं, इनमें से आपके पास ये प्लांट टिश्यू है, ये एनिमल टिश्यू है। पैरेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है, कोलेन्काइमा। अगर हम यहाँ पर फ्लो चार्ट देखें, आपने फ्लो चार्ट देखा था, प्लांट टिश्यू के बारे में हम बात करेंगे। आपने कहा प्लांट टिश्यू आपके पास कितने प्रकार के आते हैं? दो प्रकार के आते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसे आप विभजोतक ऊतक कहते हैं, और परमानेंट टिश्यू जिसे आप स्थायी ऊतक कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आपने कहा एपिकल मेरिस्टेम है, लेटरल मेरिस्टेम है और इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। ठीक है, परमानेंट टिश्यू आपके पास फिर से दो प्रकार के आते हैं। आपने कहा ये हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, सरल स्थायी ऊतक, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी कि जटिल स्थायी ऊतक। सिंपल परमानेंट टिश्यू आपके पास पैरेन्काइमा है, कोलेन्काइमा है और स्क्लेरेन्काइमा है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आपके पास जाइलम है और फ्लोएम है। ये आपके क्या आते हैं? प्लांट टिश्यू आते हैं। एनिमल टिश्यू में आप क्या क्या पढ़ते हैं? एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, आपका कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, आपका नर्वस टिश्यू आता है और आपके मस्कुलर टिश्यू आते हैं। आ गया पूरा फ्लो चार्ट आपके पास। ठीक है, अब देखिए आपके पास पूरा फ्लो चार्ट है और आपने नोट भी किया होगा, आपको नोट करवाया गया था, आप अपने नोट्स से भी देख सकते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो आपके पास एग्जाम्पल आए हैं, कौन कौन से प्लांट टिश्यू हैं और कौन कौन से एनिमल टिश्यू हैं। चलिए, तो आपने देखा और आपने क्या पाया यहाँ पर? आपने कहा जो पैरेन्काइमा आपके पास आता है वो आपका क्या है? प्लांट टिश्यू है। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा क्या है आपका? प्लांट टिश्यू है। कोलेन्काइमा क्या है आपका? प्लांट टिश्यू है। और एपिथेलियल टिश्यू आपका क्या है? एनिमल टिश्यू है। चलिए, इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई है। ये जो तीनों आपके पास आते हैं वो आपके क्या हैं? प्लांट टिश्यू है। और लास्ट वाला जो आपके पास आता है वो आपका है एनिमल टिश्यू। ठीक है, अब आपने कहा कि इनमें से डेड सेल्स कौन से होंगी, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि किसी ऊतक की जो कोशिका है या कोई जो ऊतक है वो जीवित कोशिकाओं से मिलकर बना है या मृत कोशिकाओं से मिलकर के बना है। तो आपको बताया जाता है कि अगर आपको फंक्शन पता है तो आपको काफी आइडिया हो जाता है कि किसका क्या काम है। जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो आपके पास आते हैं, आपने कहा इनका काम होगा विभाजन करना। ठीक है, इनका काम होगा यहाँ पर विभाजन का। ठीक है, विभाजन करना होगा। अब ये तीनों जो कर रहे हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये तीनों ही विभाजन की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। इसका मतलब इन तीनों का जो फंक्शन है वो है ग्रोथ, वृद्धि। क्या होगा? ग्रोथ होगा इन तीनों का फंक्शन। अब ग्रोथ क्या है? हमने कहा कि हम तीनों को अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं, फिर क्यों हमने अलग अलग डिवाइड किया है? हम सिर्फ ये भी तो कह सकते थे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो कि पौधे में विभाजन कर रहा है, यानी कि कोशिकाओं में विभाजन होगा इन कोशिकाओं में, और ये क्या करेंगे? प्लांट की ग्रोथ यानी कि उसकी वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि
हमने इसे इसलिए डिवाइड किया है अलग अलग पार्ट में क्योंकि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ये अलग अलग रीजन में पाए जाते हैं। आपको इतना भी पता होना चाहिए, अलग अलग रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एपिकल आपने कहा कहाँ पे पाए जाते हैं, लेटरल कहाँ पे पाए जाते हैं, इंटरकैलरी कहाँ पे पाए जाते हैं। हमने डायग्राम बनाया है, आप देखेंगे कि वहां पर कौन सा टिश्यू कहाँ पे पाए जाता है। कोई तो लेंथ को बढ़ा रहा है, कोई विड्थ को बढ़ा रहा होगा, कोई जो नोड है उनके बीच का जो स्पेस है वो बढ़ा रहा है, यानी कि वो स्टेम की लेंथ को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका फंक्शन तो क्या हो गया, यहाँ पर विभाजन करना है। अब आपने कहा कि जो यहाँ पर आपके पास परमानेंट टिश्यू आते हैं, स्थायी ऊतक आते हैं, इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। इनके क्या होते हैं? अलग अलग फंक्शन होंगे, क्योंकि विभाजन तो नहीं करेंगे, वृद्धि तो नहीं करते हैं, लेकिन अलग अलग फंक्शन होंगे। जैसे कि आपने कहा सिंपल परमानेंट टिश्यू को हम देखें तो पैरेन्काइमा स्टोरेज का फंक्शन भी कर रहा है, संग्रह का कार्य भी कर रहा है। आपने कहा फोटोसिंथेसिस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आपने कहा कि जो एक्वेटिक प्लांट है उन्हें फ्लोट करने में भी क्या कर रहा है? मदद करवा रहा है। पैरेन्काइमा के फंक्शन हो गए। उसके बाद आपके पास आता है कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा क्या आता है? जो प्लांट है उसे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, लचीलापन प्रोवाइड कराता है। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था कि आप किसी पेड़ की टहनी को नीचे खींच लेते हैं, आपको कोई भी फल तोड़ना है, कोई भी फ्रूट आपको निकालना है, तो आप क्या करते हैं? टहनी को खींचा, फ्रूट निकाला और आपने टहनी को छोड़ा तो वो उसी अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ गई है। ये क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो कि कॉलेनकाइमा क्या कर रहा है? प्रोवाइड करा रहा है। अब आता है स्क्लेरेनकाइमा। आपने कहा स्क्लेरेनकाइमा क्या करेगा? मैकेनिकल सपोर्ट देता है, स्ट्रेंथ देता है प्लांट को। ठीक है, तो आपने कहा कि ये क्या करेगा? मैकेनिकल सपोर्ट देता है, स्ट्रेंथ देता है प्लांट को। ये हो गया है। फिर आपने कहा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में जाइलम, परमानेंट टिश्यू के जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, जटिल स्थायी ऊतक है, जाइलम और फ्लोएम, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब क्यों कॉम्प्लेक्स होते हैं? अभी तक आप जिन ऊतकों के बारे में पढ़ रहे थे, आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़े हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़े हैं, आपने कहा ये जो ऊतक बने हैं ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं। लेकिन जब हम जाइलम और फ्लोएम के बारे में बात करते हैं, आपने कहा 4 अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं, तो यहाँ पे इनकी जो कार्यविधि होती है वो जटिल हो जाती है। ठीक है, क्योंकि फंक्शनिंग क्या है? हर कोशिकाएं क्या करी? देखिए इनका जो काम है वो तो काम एक ही होगा। जैसे कि आपने कहा जाइलम क्या कर रहा है? वाटर और मिनरल का क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा। और फ्लोएम क्या करेगा? फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा। अब जितनी भी कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं उन सबका काम एक ही है, लेकिन प्रोसेस अलग अलग होती है। ठीक है, प्रोसेस यानी कि आपने कहा कि कोई भी प्रोसेस हो रही है उसमें अलग अलग स्टेप होते हैं, तो अलग अलग कोशिकाओं का जो कार्य होगा वो अलग अलग होगा, लेकिन मेन जो काम होता है वो एक ही है। जाइलम में ये पानी और खनिजों का परिवहन करेगा और फ्लोएम में ये भोजन का परिवहन करेगा। ठीक है, अब आपको फंक्शन पता चल गए हैं, तो अब आपको इतना पता चल जाएगा कि डेड सेल किसके पास होती है। अब देखिए आपने कहा आपके पास जो ऑप्शन आए हैं वो आए हैं परमानेंट टिश्यू से। परमानेंट टिश्यू के कहाँ से आए हैं? आपने कहा जो आपके पास आते हैं सरल स्थायी ऊतक। क्या है ये? सरल स्थायी ऊतक है। ठीक है, सरल स्थायी ऊतक है आपके पास। इसके बाद यहाँ से आपके पास क्या आए हैं? एग्जाम्पल आए हैं। अब आपने कहा कि जो परमानेंट जो पैरेन्काइमा है आपका, उसका फंक्शन क्या था? स्टोरेज करना। उसका फंक्शन क्या था? स्टोरेज करना। स्टोरेज करना प्लस उसका एक और फंक्शन था, आपने कहा फोटोसिंथेसिस को भी परफॉर्म कर रहा है। तो फोटोसिंथेसिस को कौन परफॉर्म करेगा? आपने कहा लिविंग सेल। अगर फोटोसिंथेसिस किसी सेल में हो रही है वो लिविंग की ही पहचान है, वो जीवित कोशिका की पहचान है। आपने कहा ये तो आपके पास क्या होगी? लिविंग सेल होगी। अब आपने कहा जो यहाँ पर कॉलेनकाइमा आता है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर ये भी लिविंग सेल हो गए। लास्ट ऑप्शन आपके पास आता है स्क्लेरेनकाइमा। ये क्या करें? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जैसे कि आपने नारियल देखा, नारियल के बाहर जो रेशे होते हैं जो कि आपको कैसे रिजिड जो रेशे दिखाई देते हैं, किससे मिलकर के बने? आपने कहा स्क्लेरेनकाइमा से मिलकर बने हैं। फंक्शन क्या होता है? आपने कहा कि क्या करना? सपोर्ट प्रोवाइड करना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, रिजिडिटी प्रोवाइड करवाना। तो आंसर क्या आएगा आपका? यहाँ पर जो डेड सेल होती है वो स्क्लेरेनकाइमा है, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू एनिमल टिश्यू है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू क्या है? एनिमल टिश्यू है, जो कि यहाँ पे क्या होगा? लिविंग होगा। तो आंसर आपका क्या आया यहाँ पर? आंसर आपका आया बी, यानी कि स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? आंसर आपका क्या आया? ऑप्शन नंबर बी आया, स्क्लेरेनकाइमा क्या है? इनमें मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब आया एपिथेलियल टिश्यू आपके पास। एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन आपको पता करना है पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आया है उसे देख लीजिए एक बार।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है फाइंड आउट इनकरेक्ट सेंटेंस। आपको कुछ सेंटेंस यहाँ पर दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट यानी कि जो गलत कथन है वो कौन सा यहाँ पर आता है। पढ़ लेते हैं। आपने कहा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पैरेनकाइमेटस टिश्यूज हैव अ इंटरसेलुलर स्पेस। जो पैरेनकाइमा की आपने बात की थी उन्होंने उसमें आपको कहा गया कि उसमें इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं क्या, अंतरकोशिकीय स्थान होते हैं। लेकिन कह रहा है कॉलेनकाइमेटस टिश्यू आर इरेगुलरली थिकेंड एट कॉर्नर। जो आपके कॉलेनकाइमा के जो टिश्यू होते हैं वो कॉर्नर से कैसे होते हैं, मोटे होते हैं, थिक होते हैं। ठीक है। तीसरा कह रहा है एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स आर परमानेंट टिश्यू। ये जो एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं वो स्थायी ऊतक है। और चौथा कह रहा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन इट्स अर्ली स्टेज लैक वैक्यूल। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं तो अर्ली स्टेज में इनमें वैक्यूल नहीं पाया जाता है। ठीक है। अब आपको इनमें से गलत कथन को क्या करना है, चूज करना है। तो हमने क्या डिस्कस किया था, या तो आपको अपना आंसर पता होना चाहिए कि कौन सा इनमें से गलत कथन है, या फिर आप क्या करेंगे, आपको इतना पता होना चाहिए कि इनमें से सही कथन कौन सा है। तो आप सही कथन को चूज करते रहिए, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर ए से। यहाँ पर कहा गया कि जो पैरेनकाइमेटस टिश्यू है उनमें इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है। आपने कहा कि ये है पैरेनकाइमेटस टिश्यू इस प्रकार से। इस प्रकार से। ठीक है। इनमें इंटरसेलुलर स्पेस पाए जा रहे हैं। जो बीच वाला पोर्शन है वो आपको दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार से। ये वाला जो पोर्शन है ये है आपका इंटरसेलुलर स्पेस। क्योंकि आपने पढ़ा था कि जो पैरेनकाइमा है, क्योंकि आपने क्या पढ़ा था, जो पैरेनकाइमा है यहाँ पर वो अलग अलग प्रकार का आपने पढ़ा था। जैसे कि एक तो आपके पास ये आया पैरेनकाइमा, आपने कहा इसका फंक्शन क्या है, आपने कहा इसका फंक्शन है स्टोरेज करना। अब आपके पास कुछ पैरेनकाइमा इस प्रकार से भी आए थे, जैसे कि एक सेल यहाँ पे आ गई, एक सेल यहाँ पे आ गई, एक सेल यहाँ पे आ गई। अब आपने कहा इसी प्रकार से आप क्या देख रहे हैं, दोनों में डिफरेंस आप क्या देख रहे हैं, आपने कहा इंटरसेलुलर स्पेस का डिफरेंस यहाँ पर आ गया है। बहुत ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस आपको देखने को मिला है इस प्रकार से। देखिए मिला है, ये वाला जो पोर्शन है वो आपको इंटरसेलुलर स्पेस बता। इंटरसेलुलर स्पेस होता क्या है, आपने कहा कि कोशिकाओं के बीच का जो स्थान होता है, कोशिकाएं बहुत ज्यादा चिपकी नहीं है, एकदम एक दूसरे से अटैच नहीं है, बल्कि बीच में स्थान है, उसी स्थान को आप अंतरकोशिकीय स्थान कह रहे हैं। आपने कहा इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, जो यहाँ पर कोशिकाओं के बीच का स्थान है वो बढ़ गया। तो आपने कहा अगर ये स्थिति है तो आप पैरेनकाइमा कह रहे हैं, ये स्थिति है तो आप एरेनकाइमा कह रहे हैं। ठीक है। एरेनकाइमा कहाँ पे पाए जाते हैं, जो यहाँ पर एक्वेटिक प्लांट होते हैं, जलीय पौधे होते हैं, आपने कहा फ्लोट करने में यही मदद करेंगे। इसका मतलब ये बात तो सही है कि दोनों में क्या पाया जाता है, अंतरकोशिकीय स्थान पाया जाता है। अब आपने कहा अगर इन सेल्स में क्या हो गया है, क्लोरोफिल का स्टोरेज हो गया है, तो तब क्या कहलाएंगे, ये क्लोरेनकाइमा कहलाएंगी। अब ध्यान दीजिए क्लोरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा में आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। क्लोरेनकाइमा बना है क्लोरोफिल से, तो आपने कहा कि अगर यहाँ पर जो पैरेनकाइमा है वो क्लोरोफिल को क्या कर रही थी, क्लोरोफिल का संग्रह कर लेती है, हरित लवक का संग्रह कर देती है, तब क्लोरेनकाइमा कह रहे हैं। कॉलेनकाइमा क्या है, सरल स्थायी ऊतक का एक प्रकार है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। पहला ऑप्शन आपका सही आ गया है। अब सेकंड पढ़ लेते हैं। आपने कहा जो यहाँ पर कॉलेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, जो कॉर्नर होते हैं कॉर्नर से वो थिक होते हैं। तो ये आंसर भी आपका क्या आया है, सही आया है। ये ऑप्शन भी आपका क्या है, करेक्ट है। लास्ट वाला ऑप्शन आपने पढ़ा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन इट्स अर्ली स्टेज लैक वैक्यूल। इनमें वैक्यूल नहीं पाए जाते क्योंकि इनका फंक्शन क्या है, विभाजन करना है, तो इसमें क्या है, वैक्यूल नहीं पाए जाते हैं। ये ऑप्शन भी आपका क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, आपको कहा गया कि जो एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है वो परमानेंट टिश्यू है। क्या वो परमानेंट टिश्यू है, नहीं, क्योंकि अभी आपने जब देखा था, आपने फ्लो चार्ट जब देखा, आपने उसमें क्या देखा, आपने कहा कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसके प्रकार हैं एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम।
इनका काम क्या होता है, विभाजन करना होता है। ये परमानेंट नहीं होते हैं, स्थायी नहीं होते हैं, इनमें विभाजन की प्रक्रिया चलती रहती है। तो क्या कहेंगे आप, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है, यहाँ पर गलत कथन है, लेकिन आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, क्या ऑप्शन आया आपके पास, ऑप्शन नंबर सी आया। ठीक है, चलिए तो आप अपने आंसर को अपनी कॉपी में चेक नोट कर सकते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आया है उसमें आपसे पूछा गया गिर्थ ऑफ स्टेम इंक्रीज ड्यू टू, जो स्टेम की जो गिर्थ होती है यानी कि स्टेम की जो मोटाई होती है वो किसकी वजह से इंक्रीज होती है। देखिए सेम क्वेश्चन है, आपने जब फर्स्ट स्लाइड में फर्स्ट क्वेश्चन में आपने जो टेबल वहां पर देखी थी, जो फ्लो चार्ट देखा था, उसी से आपके सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। आपने कहा कि जो तने की मोटाई है वो किसकी वजह से बढ़ती है। ऑप्शन में है एपिकल मेरिस्टेम की वजह से, लेटरल मेरिस्टेम की वजह से, इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से, या वर्टिकल मेरिस्टेम की वजह से। इजी क्वेश्चन है आपके पास। ऑप्शन आपका कौन सा सही आया, लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। ठीक है, क्लियर है। तो आपने जो डायग्राम देखा था इस प्रकार से कुछ देखा था, जिसमें आपने कहा एक ये रीजन आपके पास आएगा इस प्रकार से, एक ये रीजन आपके पास आएगा, और एक ये रीजन आपके पास आता है। ठीक है, तीन प्रकार के आपके पास विभजोतक ऊतक आते हैं। आपने कहा एपिकल मेरिस्टेम है, ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम आपका ये आया, इंटर कैलरी मेरिस्टेम आपका ये आया। ठीक है, अब आपने कहा जो एपिकल मेरिस्टेम है आपका वो क्या कर रहा है, जो प्लांट की हाइट है उसे इंक्रीज कर रहा है। इंटर कैलरी मेरिस्टेम आपका क्या कर रहा है, तने की लंबाई को बढ़ा रहा है, दो नोड के बीच के स्थान को बढ़ा रहा है। और जो लेटरल मेरिस्टेम आपका आता है वो क्या करेगा, यहाँ पर जो लेटरल मेरिस्टेम आपका आता है वो क्या करेगा, यहाँ पर जो तना है उसकी जो विड्थ है, उसकी जो मोटाई है उसे यहाँ पर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास आया है, विच सेल डज नॉट हैव परफोरेटेड सेल वॉल। इनमें से किस सेल के पास परफोरेटेड सेल वॉल नहीं है। आंसर ऑलरेडी आपके पास है, ऑप्शन में आपके पास आए थे ट्रैकिड्स है, कंपेनियन सेल है, सीव ट्यूब है, वेसल्स है। आपने कहा कंपेनियन सेल्स आपका सही आंसर आए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन को आप देखिए एक बार, और जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपके पास अलग अलग प्रकार के सेल्स आए हैं, जैसे ट्रैकिड्स है, कंपेनियन सेल है, सीव ट्यूब है और वेसल्स हैं। अब आपको मैं ये बताती हूँ कि ये जो आपके पास सेल्स आई हैं वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की सेल्स आई हैं, यानी कि जटिल स्थायी ऊतकों की कोशिकाएं आई हैं। अब जटिल स्थायी ऊतक आपके पास जाइलम और फ्लोएम आए हैं। आपको ये देखना है कि ये जो सेल्स हैं ये किसकी सेल्स हैं, जाइलम की हैं या फ्लोएम की हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास आया है, जिसमें आपसे कहा गया है इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। आपको पहले बताया गया कि जो आपकी आंत होती है वो क्या करती है, पाचित भोजन का एब्जॉर्प्शन करती है। व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू का कौन सा जो प्रकार है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट आपको काफी सारी चीजें बता रही है, जैसे कि आपने कहा जो इंटेस्टाइन है, जो आपकी आंत है, वो आपके पाचित भोजन को एब्जॉर्ब करेंगे। तो कौन से इंटेस्टाइन, ये भी पता होना चाहिए आपको कि कौन से इंटेस्टाइन क्या करेगी, आपके पाचित भोजन को एब्जॉर्ब करेगी। आपने कहा स्मॉल, जो आपकी छोटी आंत होती है उसमें आपके भोजन का जो पाचन है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, और वहीं पे पाचित भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा और किसके द्वारा होगा। आपने कहा कि जो आपकी इंटेस्टाइन होती है उसमें कुछ इस प्रकार की फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिससे आप क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, और जो पाचित भोजन है वो आपके कहाँ जाता है, आपके ब्लड वेसल्स में चला जाता है। इतनी बात क्लियर है आपको। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो एपिथेलियल टिश्यू है वो कौन से एपिथेलियल टिश्यू होंगे। आपने अलग अलग प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू पढ़े थे, ठीक है, और अलग अलग प्रकार के जो एपिथेलियल टिश्यू थे वो अलग अलग रीजन में पाए जा रहे थे। आपकी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन, अलग अलग अंग में पाए जा रहे थे, उनका फंक्शन भी अलग अलग था। तो अगर जनरल फंक्शन देखा जाए एपिथेलियल टिश्यू का, तो क्या क्या आपने देखा था,
सबसे पहले तो ये देखिए कि जो एपिथेलियल टिश्यू है, ये जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो क्या है, एनिमल टिश्यू है, ठीक है, जंतु ऊतक है। फंक्शन क्या था इसका, आपने कहा था सबसे पहले तो क्या करता है, सुरक्षा प्रोवाइड कराता है, आपको प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। क्या करेगा ये, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। सेकंड आपने कहा था ये सिक्रीशन भी करेगा, श्रावण में भी मदद करता है। थर्ड आपने कहा था एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा। तो क्वेश्चन आपके पास कहाँ का आया है, एब्जॉर्प्शन का आया है, ठीक है। तीनों काम किसके हैं, एपिथेलियल टिश्यू के हैं। क्वेश्चन एब्जॉर्प्शन का आया है। अब आपको ये बताना है कि किस प्रकार का जो टिश्यू है वो यहाँ पर होगा। तो आपको किसके प्रकार बताए गए हैं, यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू के प्रकार बताए गए हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है। सेकेंड आपके पास आता है कॉलमनर एपिथेलियल। थर्ड आपके पास स्पिंडल फाइबर और लास्ट आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम। आंसर आपका क्या आएगा, कॉलमनर एपिथेलियम, क्योंकि जहां पर एब्जॉर्प्शन होगा, आपने देखा, आपने विलाई को देखा इस प्रकार से। अब आपने कहा कि जो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू है वो कहाँ पे पाया जाएगा, जहां पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है। कॉलम जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, तो जहां पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है वहां पर आपका कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आया है उसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें क्या पूछा गया है, आपने कहा अ पर्सन met with an accident in which two long bone of the hand were dislocated. Which among the following may be possible reason? अब क्या हुआ, कोई एक व्यक्ति है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हुआ तो क्या हुआ, आपने कहा टू लॉन्ग बोन्स ऑफ द हैंड वर डिसलोकेटेड। जो दो बोन थी वो क्या हो गई है, डिसबैलेंस हो गई हैं, ठीक है। तो आपने कहा कि इनमें से कौन सा रीजन रिस्पॉन्सिबल होगा। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि टेंडन ब्रेक हुआ होगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि ब्रेक ऑफ स्केलेटल मसल्स। सी कह रहा है लिगामेंट ब्रेक हुआ और लास्ट कह रहा है एरियोलर टिश्यू ब्रेक हुआ। तो सबसे पहले आपको दो चीजों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। किसके बारे में, एक तो है आपका टेंडन, एक है आपका टेंडन और एक है आपका लिगामेंट, ठीक है। दोनों का काम क्या होता है, कनेक्ट करना। दोनों का काम क्या होगा, कनेक्ट करना। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, इनमें से क्या होता है, कुछ क्या करते हैं, जैसे कि आपने कहा लिगामेंट की बात की और आपने बी से क्या पढ़ा था, बी फॉर बोन, इस बी फॉर बी बोन ही होगा और एल फॉर आपका होता है लिगामेंट, ठीक है। इसका क्या मतलब है, दो बोन को जो कनेक्ट कर रहा है वो है आपका लिगामेंट। अब आपने कहा कि टेंडन क्या करेगा, आपने कहा टेंडन क्या करता है, यहाँ पर जो टेंडन है वो बोन और मसल्स को कनेक्ट करेगा। जो आपका टेंडन है वो क्या करेगा, बोन और मसल्स को कनेक्ट करता है। आपने कहा कि लिगामेंट क्या करेगा, बोन को बोन से कनेक्ट करेगा। तो आपको बीएलबी से याद रखना है, आपको क्या करना है, टेंडन का आपको याद नहीं भी रहता है कोई बात नहीं, क्योंकि दोनों में कंफ्यूजन होती है, ठीक है। दोनों में क्या होती है, कंफ्यूजन यहाँ पर होती है। तो आपने कहा कि क्योंकि यहाँ पर क्या है, दो बोन डिसलोकेटेड हुए हैं, ऐसा नहीं हुआ है कि जो मसल्स और बोन में कुछ चेंजेस आए हैं। आपने कहा दो बोन की अगर बात हो रही है तो आंसर क्या होगा, लिगामेंट यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेक हुआ है। लिगामेंट जब ब्रेक हुआ है तो दोनों जो बोन है वो आपस में क्या हो गई है, डिसलोकेटेड हो गई है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या आया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है। तो कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, आपके जो काफी सारे टॉपिक हैं वो क्लियर यहाँ पर हुए होंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।